हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे से हैं। आई एम सो सॉरी, मैं बहुत दिनों बाद ये वीडियो बना रही हूँ आज, क्योंकि बीच में हमने घर चेंज किया था। फिर क्रिसमस आ गया था तो मेरे इन लॉज आ गए थे, तो उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, पूरी फैमिली बिज़ी थी। फिर मेरी डेनिश लैंग्वेज का एग्ज़ाम था। मॉड्यूल बहुत सारे मॉड्यूल हैं, यहाँ पे 5 मॉड्यूल हैं। तो मेरे ये सेकंड मॉड्यूल था, उसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई, मतलब बहुत सारे इश्यूज़ थे। फिर सबसे बड़ा इशू था ये कि मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी। सो उसकी वजह से भी मैंने वीडियोज़ नहीं बनाए थे, क्योंकि मुझे बहुत बार रोमानिया जाना पड़ा इस चक्कर में। मतलब हम ऐसे भी गए थे घूमने के लिए, उसके बाद फिर डेथ हो गई थी। डेथ की वजह से भी मेरे हस्बैंड और मुझे जाना पड़ा। फिर जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं उनको भी जाना पड़ा। सो उसकी वजह से मैं बिज़ी हो गई थी। अभी बहुत दिनों बाद मैं आज ये वीडियो बनाया है मैंने, ताकि मैं आपको इम्पैक्ट बता सकूं जो यूक्रेन वॉर की वजह से यहाँ पे है, डेनमार्क में हुआ है। और अभी 2 साल हो गया है, फेब 24 को इस साल 2 साल कंप्लीट हो गया है इस वॉर को। और इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट अब दिखने लगा है धीरे धीरे डेनमार्क में, क्योंकि अभी प्राइसेस जो हैं चीज़ों के वो बढ़ने लगे हैं बहुत ज़्यादा। पहले भी इन्फ्लेशन था वॉर के स्टार्टिंग में, लेकिन अभी थोड़ा ज़्यादा होने लगा है। तो ऑयल की रेट भी, मतलब ऑयल का जो रेट है वो भी बढ़ने लगा है, क्योंकि अभी रशिया से इन्होंने इंपोर्ट करना बिल्कुल बंद कर दिया है। और फिर जितने भी सनफ्लावर ऑयल है, व्हीट है, वो सब यूक्रेन से आता था पहले। सो उसकी वजह से भी प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए हैं ग्रॉसरीज़ के, ऑयल के। पहला इम्पैक्ट तो ये है। और रोमानिया में तो बहुत ज़्यादा अभी इन्फ्लेशन है, मतलब टर्की में, पूरे वर्ल्ड में टर्की में सबसे ज़्यादा अभी इन्फ्लेशन है, 60 समथिंग परसेंट, अबव 60%। और रोमानिया में उससे कम है, सेकंड है। लेकिन यूरोप में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन रोमानिया में है, क्योंकि यूरोप में यूरोप में टर्की पड़ता है लेकिन आधा। सो उसे एज ए पार्ट ऑफ यूरोप कंसिडर नहीं करते ये लोग। सो सो यूरोप में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन रोमानिया में है। और जो कि रोमानिया बिल्कुल बॉर्डर शेयर तो नहीं करता रशिया से, बीच में बफर जोन है यूक्रेन, लेकिन बिल्कुल मतलब एकदम क्लोज़ है। सो उसमें भी इम्पेक्ट अभी देखा देखा जाने लगा है, क्योंकि रोमानिया ने भी ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दिया है रशिया से, नेटो रेस्ट्रिक्शंस की वजह से, यूएन रेस्ट्रिक्शंस की वजह से। सो अभी उनको हर जैसे ऑयल महंगा हो जाता है, हर चीज़ महंगी होने लगती है फिर। सो वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। और सेकंड इशू ये है कि इन्फ्लेशन के अलावा अभी बहुत सारे असाइलम सीकर्स यूक्रेन से यहाँ आ गए हैं। पहले तो इतने नहीं थे, लेकिन अभी धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। बहुत सारे लोग वापस भी चले गए हैं, लेकिन यूक्रेनियन रेफ्यूजीज़ की वजह से अभी क्योंकि पूरी यूरोप में अभी स्कैटर हो चुके हैं यूरोपियन रेफ्यूजीज़, क्योंकि वॉर अभी इनका ख़त्म नहीं हो रहा। सो जो जॉब मार्केट है यहाँ पे वो अनस्टेबल होने लगी है, क्योंकि अभी कोई भी एप्लीकेशन डालते हैं उसके लिए, जॉब के लिए, तो पहले यूक्रेनियन रेफ्यूजी को मिलता है, उसके बाद किसी और को मिलेंगे। पहले यूक्रेनियन रेफ्यूजी को ही मिलेगा, उसके बाद किसी और को। और वॉर की वजह से ये सिर्फ यूक्रेनियन रेफ्यूजी ही नहीं, मैं इंडिया, फिर पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये बहुत सारे लोग जो आ रखे हैं वहाँ से। सो उनकी वजह से भी जॉब मार्केट अनस्टेबल होने लगा है, क्योंकि ये लोग एकदम कम पैसे में काम करना चाहते हैं कि कैसे भी इनको जॉब मिल जाए। उसी वजह से मतलब ना, फिर एम्प्लॉयर को एक्सप्लॉइट करने लगते हैं कि एकदम कम में जब ये काम करने के लिए रेडी है तो बाकी लोग को क्यों हायर करेंगे, वो भी है। सो मार्केट इनकी वजह से अनस्टेबल है। और थर्ड ये है कि अभी पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन बहुतों ने सोचा था कि ये वॉर ना ज़्यादा, मतलब ज़्यादा वो नहीं होगा, लेंथी नहीं होगा। लेकिन अभी ये है कि 2 साल हो चुका है, अभी भी लड़ ही रहे हैं। सो डेनमार्क ने अभी डिसाइड किया है कि ये लोग खुद आर्म्स और एम्यूनिशंस जितने भी वो खुद या तो मैन्युफैक्चर करेंगे, या फिर एक मतलब मैन्युफैक्चर लगा लो आप, प्लांट की सोच रहे हैं ये लोग, आर्म्स वेपन्स की। रोमानिया भी वही सोच रहे हैं कि आर्म्स प्रोड्यूस करे, कब तक मतलब यूएस पे, यूएस या इसराइल पे वो लोग डिपेंड करेंगे, तो उसका खर्चा भी आएगा टैक्स पेयर्स के फंड से। सो इसलिए इन्फ्लेशन है यहाँ पे। और मुझे एक चीज़ यहाँ पे समझ नहीं आती कि बहुत सारे लोग नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं यहाँ पे आ रखे हैं, और सिर्फ जॉब्स के लिए ही आए हैं ये लोग। तो मुझे ये समझ नहीं आता इनको इतनी अच्छी इंग्लिश आती है। सो अपने देश में भी तो ये कुछ कर सकते थे यहाँ पे, मतलब
बहुत अगर अनस्किल्ड जॉब है तो उसमें बहुत कम पैसे मिलते हैं, बहुत ज़्यादा कम। और ऊपर से इन्फ्लेशन है, फिर जॉब्स इतने हैं नहीं। सो अगर इतने पैसे खर्च करके अपने बहुत सारे लाखों रुपए लगा के अगर यहाँ पे ये जॉब करना चाहते हैं तो इससे बेटर था कि वो इंडिया नेपाल में कुछ अच्छा कर लेते। क्योंकि यहाँ पे छोटी मोटी जॉब मिलती है, डिश वॉशिंग, वेयर हाउस, इन सब में जॉब मिलते हैं अगर अनस्किल्ड हो, अगर टेक्निकल में कुछ नहीं हो। सो मैं वही कहना चाहती हूँ कि अगर किसी को यहाँ पे आना है तो वो या तो वर्क वीज़ा पे आए या फिर स्टूडेंट वीज़ा सबसे बेस्ट है। स्टूडेंट वीज़ा या तो वर्क वीज़ा, दोनों ही बहुत अच्छा है। क्योंकि वर्क वीज़ा में ये होगा कि आपको अच्छी जॉब मिलेगी, ठीक है। आपको एक वेज मिलना चाहिए, उसी हिसाब से आपकी वीज़ा लगेगी। तो वर्क वीज़ा बहुत सही है क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी है। वेदर तो बहुत घटिया है, वेदर सही नहीं है, लेकिन सेफ़्टी है, सेफ़्टी एंड सिक्योरिटी है यहाँ पे। तो वर्क वीज़ा अगर मिल जाए, अच्छी जॉब है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ़ एकदम छोटी-मोटी जॉब्स के लिए बस कि बाहर निकलना है इंडिया, नेपाल से, तो आई डोंट थिंक कि अच्छी जगह है। क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग है यहाँ पे। यहाँ पे 3 मंथ्स डिपॉज़िट देना पड़ता है आपको और फिर 1 मंथ एडवांस रेंट के लिए। अब इंडिया में ये है कि आप कभी भी घर चेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको 7-8 लाख रुपए आपको डिपॉज़िट में ही जाएगा, एडवांस में जाएगा, रेंट में। सो नॉट ए गुड आइडिया अगर सिर्फ आप यहाँ पे मतलब छोटी मोटी जॉब्स के लिए आ रहे हो। फिर मैं जैसे मैंने बताया, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन होता है क्योंकि इनको पता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, ये लोग यहाँ पे आ चुके हैं, इनको जॉब चाहिए, तो एकदम कम पैसों में हायर करने की कोशिश करते हैं। मतलब बोलने के लिए, मतलब सुनने के लिए अच्छा नहीं लगता। डेनिश कंपनी भी इसका फ़ायदा उठाती है, लेकिन डेनिश लॉ में ये है कि आप इतना फ़ायदा नहीं उठा सकते। लेकिन बाकी जो एम्प्लॉयर्स हैं, टर्किश या फिर बाकी नेशनल नेशनल के लोग हैं जो एम्प्लॉयर्स, वो थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं इस चीज़ में। ये चीज़ मैंने देखी है यहाँ पे। सो ये मुझे मतलब इसी इसी वजह से मुझे डेनमार्क का वो सही नहीं लगा। क्योंकि अभी बहुत सारे लोग आने लगे हैं, पता नहीं स्पेन से भी बहुत सारे लोग आने लगे हैं, पोर्टुगाल से भी आने लगे हैं। वहाँ पे करप्शन नहीं है स्पेन और पोर्टुगाल में, लेकिन जॉब मार्केट वहाँ का सही नहीं है। मतलब मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिले हैं जो पोर्टुगाल से आए हैं, स्पेन से आए, इटली से आए हैं, इसलिए आए हैं क्योंकि वहाँ पे सैलरी ज़्यादा नहीं है। वैसे तो कंट्री, ये जो कंट्रीज़ है साउथ में, ये बहुत ज़्यादा वेदर इनका बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि सनी है, बीचेस है, तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा है वो वेदर। लेकिन जब सैलरी की बात आए तो वहाँ पे सही नहीं है। सो बहुत सारे लोग यहाँ पे मूव हो चुके हैं डेनमार्क में। अब डेनमार्क का ये हाल है कि इतने सारे इमिग्रेंट्स और असाइलम सीकर्स आ चुके हैं, तो जॉब मार्केट बिल्कुल अनस्टेबल है। सो यहाँ पे मतलब जिनके पास अच्छी जॉब है उनके लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट वीज़ा पे है लोग, वो लोग पार्ट टाइम यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। कुछ आवर्स इनको अलाउ करते हैं, लेकिन फिर भी वो जॉब कर सकते हैं, उनके लिए अच्छा है। लेकिन जो सिर्फ जॉब के लिए आए हैं वो भी अनस्किल्ड, उनके लिए सही नहीं है। और बाकी यहाँ पे वेदर भी अभी अप्रैल से सही होने लगेगा। अभी भी सनी है बाहर, लेकिन जो दिसंबर के बाद जो एकदम ठंड आती है, कड़क सी ठंड, बिल्कुल रात को -15 -14, ऊपर से फॉग, फिर स्टॉर्म, इतनी ज़्यादा ठंड होती है तो वो अच्छा नहीं लगता। मतलब दिसंबर के बाद आपको अच्छा नहीं लगेगा यहाँ पे। वैसे समर यहाँ पे बहुत बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन दिसंबर में थोड़ा सा डिप्रेशन होने लगता है। ये यूके के मुकाबले यहाँ पे डिप्रेशन कम है क्योंकि यूके में वेदर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पे और भी डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग, वहाँ पे तो लोग पिल्स लेते हैं। और यहाँ भी जहाँ पे मैं जाती हूँ डेनिश स्कूल में, वहाँ भी मेरे टीचर ने बताया कि सन बहुत कम निकलता है। फ्रॉम नवंबर टू मार्च बिल्कुल ही कम सन निकलता है। तो हमें एडवाइस किया गया है कि आप विटामिन डी के पिल्स लो, क्योंकि डिप्रेशन का माहौल बन जाता है उस टाइम। क्रिसमस तक बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बाहर स्नो है, फिर क्रिसमस एक फेस्टिवल का मूड रहता है। लेकिन उसके बाद लगता है कि बहुत ज़्यादा, अब तो बहुत ज़्यादा ठंड है, अब नहीं चाहिए, अब बस गर्मी आ जाए। सो यहाँ पर रहने के लिए ये है कि सेफ्टी बहुत सही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सही है, रोड्स वगैरह बहुत सही है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, रेसिस नहीं है। लेकिन तब अच्छा है जब आपके पास या तो वर्क वीज़ा हो, कि आपके पास एक अच्छी जॉब हो, स्किल जॉब हो, और दूसरा ये है कि आप अगर स्टूडेंट वीज़ा पे हो तब तो बहुत सही है। बाकी चीज़ों के लिए सिर्फ घूमने के लिए अच्छा है। मतलब ये चीज़ें ही हैं बस यहाँ पे। और पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन मैंने बहुत टाइम से मैंने रोमानिया की भी वीडियोस नहीं बनाए क्योंकि रोमानिया है तो बहुत ब्यूटीफुल कंट्री, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करूँगी कि लोग अभी जाए वहाँ पे। मतलब जॉब्स के लिए तो जा सकते हैं
क्योंकि रोमानिया में अब ये हो चुका है कि बहुत सारे नेपाल के लोग हैं, इंडिया के भी लोग हैं। वो तिमिशोara जो है प्लेस, वहाँ पे ज़्यादा ये लोग हैं इंडियंस और बाकी अपने कंट्री के लोग, क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए जो लोग जाते हैं। लोग वैसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे फ्लुएंसी है, आप इंग्लिश में आप किसी से भी बात कर सकते हो। रोमानिया में हर किसी को इंग्लिश नहीं आती है। एक ये वहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है कि वहाँ पे ये चीज़ अच्छी नहीं है सॉरी। सेकेंड ये है कि यहाँ पे डेनमार्क में आपको सारे स्पाइसेस मिल जाएंगे, मतलब सारे तो नहीं बोलूँगी, कम से कम 70% स्पाइसेस आपको मिल जाएंगे। मसाला वगैरह, खाने का सामान सारा आता है। लेकिन इसकी वजह जो ये रोमानिया है, वहाँ पे लोग थोड़े से मतलब खाने के मामले कंजर्वेटिव है, एकदम से वो मिर्च मसाला खा नहीं सकते हैं। और वहाँ पे इंडिया के लोग भी उतने हैं नहीं, नेपाल के लोग उतने हैं नहीं जितने यहाँ हैं। सो मार्केट में आपको वो चीज़ इतनी मिल भी नहीं सकती। और अभी तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं उसका वीडियो नहीं बना रही कि आप अगर वहाँ पे विज़िट करने जाएंगे तो बहुत खर्चा आएगा। अभी आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा, लेकिन इन्फ्लेशन कम होना चाहिए। रोमानिया में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रखा है, तो इसलिए मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं बना रही। और डेनमार्क में बाकी है ये कि यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, इन्फ्लेशन है, लेकिन दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले डेनमार्क में फिर भी ठीक है। अभी यूके तो बिल्कुल इकोनॉमी उनकी सही नहीं है यूरोप की। यूके, रोमानिया बहुत ही ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन है। फिनलैंड अभी भी हैप्पीएस्ट कंट्री है, 7th ईयर इन ए रो। वहाँ भी वेदर इतना सही नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादा डेनमार्क और फिनलैंड में ये चीज़ है दोस्तों कि वो लोग ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं करते। ये लोग डेनिश लोग ना, कोई कोई बहुत ज़्यादा रिच है, कोई कोई बिल्कुल मिडिल इनकम है इनका, किसी का ज़्यादा नहीं कमाते, लेकिन ये ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते। इनके ना एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा नहीं है कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए। जैसे ज़्यादा इंडियंस का क्या एक्सपेक्टेशंस है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होता है कि यहाँ जाएंगे, ये करेंगे, ये फिर स्टडीज़ के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं, फिर शादी करनी है, शादी के बाद कार लेनी है, घर लेना है। इनके ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होता। ये जितने सैलरी में है उतने में ही इनको काम चलाते रहते हैं। इसी वजह से इनका जो सर्वे है उसकी वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा ये हैप्पी कंट्रीज़ में आते हैं, डेनमार्क, फिनलैंड, क्योंकि इनका एक्सपेक्टेशंस उतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए वो लोग खुश रहते हैं। और मैं फिर नेक्स्ट वीडियो एक बनाऊंगी, जो लोग यहाँ पे डेनमार्क में आना चाहते हैं समर में, कि उनको कहाँ जाना चाहिए घूमने के लिए, फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे यूज़ करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे चीप रहता है। ऊबर यहाँ पे है नहीं, और टैक्सी तो बिल्कुल गलती से भी अब यूज़ मत करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा है। अगर आपके पास बहुत पैसे हो तो बात अलग है, लेकिन टैक्सी यहाँ पे बहुत 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 महंगा है। तो टैक्सी सर्विस आई वॉन्ट रिकमेंड सबसे। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बहुत सेफ़ है यहाँ पे, अब रात को भी आप यूज़ कर सकते हो। सबसे ज़्यादा ट्रेन, वो रीजनल ट्रेन भी यहाँ पे हैं जो स्वीडन तक जाती है, सो उसके लिए बहुत बेस्ट है। और सबसे अब बेटर हो गया है कि अभी 1 साल हो गया है, लास्ट ईयर मार्च में स्टार्ट हुआ था आई गेस, जो एयर इंडिया की फ़्लाइट है वो दिल्ली सीधी जाती है यहाँ से। जो जितने भी इंडियन स्वीडन में हैं, बॉर्डर में हैं बिल्कुल डेनमार्क के साथ, वो लोग अभी डेनमार्क आते हैं। डेनमार्क से फिर एयर इंडिया फ़्लाइट पकड़ लेते हैं वो लोग। लेकिन वो भी एयर इंडिया फ़्लाइट तब उनके लिए अच्छा है जब लोग दिल्ली से बिलोंग करते हो या नियर बाई एरियाज़ जैसे हरियाणा वगैरह, क्योंकि जो लोग गोवा वगैरह में रहते हैं, गोवा, मुंबई, उनके लिए फिर भी ये चीज़ें ठीक नहीं है, मतलब ये फ़्लाइट ठीक नहीं है, क्योंकि उनको फिर एक कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी पड़ेगी मुंबई के लिए। उनके लिए या तो टर्किश एयरलाइन या फिर फिनिश एयरलाइन, ये सब बेस्ट है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी बनाऊँगी, और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।